औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। वो टॉपिक है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल का साइज का उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम से क्या रेशो है, तनासुब है। सेल साइज, सेल का साइज का रिलेशनशिप, ताल्लुक उसके सरफेस एरिया, सतही रकबे से क्या है, और सेल साइज का या उसके सरफेस एरिया का उसके वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखें, सेल साइज हुजम आपको पता ही है। सरफेस एरिया क्या होता है? एक्सटर्नल सरफेस, बाहर वाली सरफेस। आप जो मेल्स की अगर मैं बात करूं तो मेल्स क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो क्रिकेट की गेंद या फुटबॉल गेम का जो फुटबॉल है उसका जो आउटर सरफेस है चारों तरफ से, वो उसका क्या है, सरफेस एरिया है। देखें, ये फॉर एग्जांपल एक बॉल है, तो ये क्या है, उसका सरफेस एरिया है। ये क्या है, उसका सरफेस एरिया है। और वॉल्यूम क्या होगा, ये पूरा वॉल्यूम, पूरा जो इसका हुजम है, ये क्या है, उसका वॉल्यूम है। और सेल साइज, ये जो है बॉल या सेल, इसे अगर हम कहें राउंड शेप का, अगर हम इसे सेल कहें, तो इस सेल का साइज ये कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखें, लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क पड़ा। उसके अलावा हमने देखा सेल स्ट्रक्चर का उसके फंक्शन के साथ रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है। सेल का जो स्ट्रक्चर है उसी तरह का उसका फंक्शन है, या हम दूसरी तरह भी इसको बयान कर सकते हैं कि सेल का जिस तरह का फंक्शन है उसी तरह का उसका स्ट्रक्चर है। तो उधर से ही हम बात आज फिर स्टार्ट करेंगे कि सेल्स जो हैं उनका साइज डिफरेंट है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इस वजह से हैं क्योंकि वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। कोई सेल साइज में बड़ा है तो कोई सेल साइज में छोटा है। अब कुछ साइजेस के बारे में देख लेते हैं, सेल के साइजेस के बारे में, और उनका साइज का इफेक्ट, उनके साइज का रोल, उनके फंक्शन पर क्या है, ये हम देख लेते हैं। सबसे जो छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, वो एक बैक्टीरिया का है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। दुनिया का जो सबसे छोटा सेल, इस कायनात का सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया का सेल है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा का डायामीटर क्या है, 0.121 माइक्रोमीटर। 0.1 से 1 माइक्रोमीटर इसका साइज है। अब डिफरेंट सेल्स के, एक तो ये सेल हो गया, और सेल्स की बात करते हैं। ये तो हो गया स्मॉलेस्ट सेल। अगर बल्किएस्ट सेल की बात करें, सबसे बड़े सेल की, तो वो क्या है, एग है। किसी ऑर्गेनिज्म का जो एग है, वो ऑर्गेनिज्म जो एग्स देकर, जो एग्स देते हैं और फिर वो मतलब उससे जो बच्चा बनता है, उसमें से बच्चा निकलता है, ऑर्गेनिजम्स का जो एग है वो भी क्या है, सेल है। तो एग क्या होता है, एक बड़ा सेल है। अब सबसे बड़ा सेल, अगर एग की बात करें, तो सबसे बड़ा सेल एग जो है वो किस ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो सबसे बड़ा होगा, वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग।
शुतुरमुर्ग जो है, ऑस्ट्रिच जो है, उसका एग इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। क्यों बड़ा है एग? बड़ा क्यों होता है? उसका हजम वॉल्यूम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उस एग के अंदर फूड होती है। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। जाहिर सी बात है, एग के अंदर बच्चा बन रहा होता है, उस बच्चे को बनने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर फूड होती है, इसलिए वो क्या है? एक बल्की सेल है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग सेल्स की बात करें, लंबे सेल्स की बात करें, वो हमने वैसे पढ़ लिया हुआ है पिछले टॉपिक में, सेल रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें हमने देख लिया हुआ है, लेकिन आज फिर इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम लॉन्ग सेल की बात करें, तो लंबे सेल्स की बात करें, तो वो क्या है? मसल सेल्स हैं, और इसके अलावा जो है नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं। अब मसल सेल्स लॉन्ग क्यों हैं या नर्व सेल्स लॉन्ग क्यों हैं? क्योंकि मसल सेल्स जो हैं पुल और पुश करते हैं। मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, सिकुड़ते हैं या फैलते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है, बॉडी की मूवमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम नर्व सेल्स की बात करें, तो कल की वीडियो में हमने नर्व सेल्स को डिटेल में देखा था। नर्व सेल्स आज फिर देखते हैं, ये भी लॉन्ग हैं क्योंकि इन्होंने नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करवानी होती है। इन्होंने नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करवानी होती है। ये तो हमने अब जिक्र किया कुछ बड़े सेल्स का, एक स्मॉल सेल्स का भी जिक्र किया और बड़े सेल्स का भी जिक्र किया। लेकिन अगर हम हमारे जो ब्लड है उसका एक सेल आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल की बात करें, तो इसका साइज देखिए सिर्फ 8 माइक्रोमीटर है, छोटा साइज है इसका। छोटा साइज होने की वजह से ये आसानी से जो टीनी कैपिलरीज हैं, छोटी जो कैपिलरीज हैं, उनमें से ये आसानी से गुजर सकता है। तो इस वजह से जो सेल के साइजेस हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि उनका फंक्शन डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि सेल का जो साइज है उसका असर उसके सरफेस एरिया पर क्या होगा या उसके वॉल्यूम पर क्या होता है। दरअसल स्टूडेंट्स, आज हमने ये प्रूव करना है, अगर मैं एक सेंटेंस में अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूँ तो आज हमने ये प्रूव करना है कि एक बड़ा सेल जो है उसका सरफेस एरिया यानी सतही रकबा छोटा है, कम है, जबकि जो छोटे सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। आज हम इस बात को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं और उस फिगर को फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो फिगर दी गई है उसमें एक बड़ा सेल दिया गया है, ये एक बड़ा सेल है। अब जो क्यूब शेप का है, चकोर है ये, दूसरी तरफ कुछ छोटे सेल्स हैं। सॉरी, ये साइज दोनों का इक्वल होगा, ये मुझे फिगर दोबारा बनानी पड़ेगी, मैं फिगर दोबारा बना देता हूं। ये देखें, अब ये है एक बड़ा सेल और ये है स्मॉल सेल्स, छोटे सेल्स। अब 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये जो है इस सेल के पीछे एक और सेल है और उसके पीछे एक और सेल है, यानी यहाँ पर 3 सेल्स हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 9 हो गए। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 सेल्स हैं।
यहाँ पर 27 स्मॉल सेल्स है और यहाँ पर जो एक बड़ा सेल है, और शेप दोनों की क्या है, सेम है, यानी दोनों ही क्यूब शेप के हैं और वॉल्यूम जो है वो भी क्या है, सेम है। अच्छा, तो ये तो हो गए दो सेल्स। अब इनका हम एक बड़े सेल जो है उसका हम देख लेते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। ये जो सेल है इसका वॉल्यूम देखते हैं। इसका वॉल्यूम आपको पता है कि किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई को नापना पड़ता है। तो ये जो बड़ा सेल है इसका वॉल्यूम कितना है ये कैलकुलेट किया गया है और वो कितना है 30 माइक्रोमीटर। लंबाई हम इसे कह सकते हैं फिर 30 माइक्रोमीटर और फिर क्या है 30 माइक्रोमीटर। ये क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई। अब इसका वॉल्यूम कितना है 27,000 माइक्रोमीटर। ये एक लार्ज जो सेल है उसका क्या है, वॉल्यूम है। लेकिन अगर हम इसकी जो, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, इसके सरफेस एरिया की और इन तमाम सेल्स के सरफेस एरिया की, तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो वही हमने प्रूव करना है कि ये जो स्मॉल सेल्स हैं इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि ये एक जो लार्ज सेल है इसका सरफेस एरिया कम है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो क्यूब शेप है, इस क्यूब शेप की जिस तरह डाइस आप लूडो वगैरह खेलते हैं, उस लूडो का जो डाइस होता है, छिक्का होता है, उसकी 6 साइड्स होती हैं। क्यूब शेप का है, ये भी क्यूब शेप के ही हैं। तो सबसे पहले हम जो है लार्ज जो सेल है क्यूब शेप का, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज सेल, और क्या होगा वन साइड। अब देखें क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, क्यूब की 6 साइड्स हैं। 6 साइड्स होने की वजह से सबसे पहले हम उसकी एक साइड का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। जब एक साइड का सरफेस एरिया निकल आएगा तो उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। 6 साइड्स हैं तो उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह जो है सरफेस एरिया कितना निकलेगा एक लार्ज साइड का, 5400 माइक्रोमीटर क्यूब, और यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था। ठीक है, ये आ गया सरफेस एरिया एक लार्ज सेल का। जबकि अगर हम स्मॉल सेल्स की बात करें तो अब यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट सारी नहीं लिख रहा, बल्कि यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देता हूँ स्मॉल सेल, और आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये क्या है, क्यूब शेप है। अब ये जो है ये लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये लंबाई ज़रब चौड़ाई कितना है इसका जो सरफेस एरिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर, और 6 साइड्स हैं तो 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना साइज आ जाएगा, 600 माइक्रोमीटर। 600 माइक्रोमीटर। अब ये एक स्मॉल सेल या स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का वॉल्यूम तब ही सेम है, इन दोनों का साइज तब ही सेम है जब यहाँ पर एक लार्ज सेल है और यहाँ पर 27 स्मॉल सेल्स हैं। तो अब ये एक स्मॉल सेल का सरफेस एरिया निकल आया है, तो यहाँ पर 27 सेल्स हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 27 क्यूब्स, या ये क्या है, सेल। तो इस 600 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 27 से। तो क्या आंसर आ जाता है, 16,200, 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, सरफेस एरिया 27 स्मॉल सेल्स का। जबकि हमने जो है
इसका सरफेस एरिया देखा था एक लार्ज सेल या लार्ज साइड का, वो कितना था 5400। सॉरी ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये 5400 क्यूब, 5400 क्यूब। अब देखें इस बात से हमें, इस डेरिवेशन से ये प्रूव हो गया है कि स्मॉल सेल्स जो हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जबकि लार्ज सेल जो है उसका सरफेस एरिया कम होता है। अब देखें आप एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो चीज़ बड़ी है उसको तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, ज़्यादा खुराक चाहिए, और जब उसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ज़्यादा खुराक चाहिए, तो वो ज़्यादा उसमें वेस्टेज भी प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं और उन वेस्टेज को फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो होना तो ऐसे चाहिए था कि जो लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने प्रूव किया है कि जो स्मॉल सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं कि जो स्मॉल सेल्स हैं वो एफिशिएंटली तौर पर बेहतर तरीके से अपने एनवायरनमेंट से जो है मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर इस बात को हम खुद पर अप्लाई करें तो ये जो है, हम खुद पर अगर जब हम इसे अप्लाई करें तो इससे हमें भी एक फ़ायदा होता है। वो क्या फ़ायदा होता है? अब आप देखें कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम खुद की बात करें, हम हो गए या बाकी प्लांट्स या बाकी ऑर्गेनिजम्स, वो जहाँ पर भी रहते हों, वो समंदर में रहते हों, दरिया में रहते हों, या जंगल में, या वैसे हमारी तरह शहरों में, आप नोट करें कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्मॉल सेल्स से मिलकर बने। छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो मिलते हैं तो वो मिलकर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि एक बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह हम हैं, मैं या आप, हम एक ही बड़े सेल से मिलकर बने हुए हों, ऐसा नहीं है। इसीलिए चूँकि छोटे सेल्स जो है वो अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज मटेरियल्स को कर सकते हैं, तो इस वजह से जो है ऑर्गेनिज्म जो हैं वो छोटे छोटे। स्टूडेंट्स, यही रीज़न है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्मॉल सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, ना कि एक सिंगल लार्ज सेल से। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर आना या सेल से बाहर जाना। कैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट वो सेल के अंदर आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं। अब आप देखें कि हमने सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती है। सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर से पास होने देती है, जबकि ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स को ये रोक कर रखती है। इस वजह से हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब जो हमने आर्टिकल स्टार्ट करना है वो क्या है, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। किन प्रोसेसेस के थ्रू, किन मेथड्स, किन तरीकों के थ्रू सेल्स के अंदर मटेरियल आते हैं और फिर सेल को छोड़कर यानी सेल से बाहर चले जाते हैं। ये हमारा आज का आर्टिकल है और उसके अंदर कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। देखें, डिफिजन, फैसिलिटेटेड डिफिजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये ऐसे मेथड्स हैं, ये ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू सेल्स के अंदर मटेरियल आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं। आज हमने दो मेथड्स यानी दो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है जिसके थ्रू सेल के अंदर मटेरियल आएगा और सेल से बाहर जाएगा, वो है डिफिजन एंड फैसिलिटेटेड डिफिजन। सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या है, डिफिजन। डिफिजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखें, मटेरियल्स का मूव करना, मॉलिक्यूल्स का मूव करना उस इलाके से, उस जगह से जहां पर वो ज्यादा है, उधर से उस इलाके की तरफ जहां पर वो कम है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन ज्यादा मिकदार जहां पर होगी मॉलिक्यूल्स की, वहां से मॉलिक्यूल्स वहां पर मूव करते हैं जहां पर उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है, वहां जहां पर उनकी कंसंट्रेशन लो होती है। अब आप देखें कि डिफ्यूजन जो है वो कैसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर आएंगे या वो सेल से बाहर जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। उसमें सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, हम और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। बाहर जो है ऑक्सीजन ज़्यादा है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है। ये तो एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम जब रेस्पायर करते हैं या प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को सेल्स ने यूज़ किया, उसको यूज़ करने के बाद उस ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है लंग्स के थ्रू, एनिमल्स लंग्स के थ्रू, और पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, फिशेस वगैरह हैं, वो गिल्स के थ्रू, अपने गलफड़ों के थ्रू जो है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मिकदार ज़्यादा है, जबकि एनवायरनमेंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑर्गेनिज्म से निकल कर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ऐड हो रही होती है। इसके अलावा ग्लूकोज, फूड के अंदर मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है जिससे हम सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं, यानी एनर्जी का जो बड़ा जरिया है वो क्या है, ग्लूकोज है। अब जब खाना खाया हमने, खाना खाने में वो जब हमारे स्टमक में सबसे पहले जाएगा जहाँ पर उसकी डाइजेशन होगी, उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से इस ग्लूकोज ने ब्लड कैपिलरीज में जाना है, ब्लड कैपिलरीज में जाना है। उन कैपिलरीज के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन के थ्रू होती है, उसकी ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन के थ्रू होती है। क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाहिर सी बात है ग्लूकोज कम है, तो हमेशा ग्लूकोज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जो है दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। वाटर हो गया, वाटर जो है वो भी, उसकी मूवमेंट भी सेल के अंदर डिफ्यूजन की वजह से होती है। अब ये तो है डिफ्यूजन। इसकी फिगर देख लेते हैं थोड़ी सी, कि फिगर से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे डिफ्यूजन सेल करता है। ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ, ये अगर आपको याद हो तो ये सेल मेम्ब्रेन की फिगर है, सेल मेम्ब्रेन की फिगर है। और सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें से ही गुजरकर जो है वो मटेरियल जाएंगे या सेल के अंदर आएंगे। अब देखें, ये हम फर्ज कर लेते हैं कि इनसाइड है, इनसाइड सेल है, और ये क्या है, आउटसाइड है, सेल का बाहर वाला हिस्सा है। अब देखें यहाँ पर 3 मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं और ये मूव करेंगे इस तरफ जहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पर और ज़्यादा बना देते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ। सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन में, ज़्यादा मिकदार है, यहाँ से ये मॉलिक्यूल
मूव करेगा उस एरिया की तरफ, यानी सेल से बाहर निकल जाएगा जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। ये क्या है? डिफ्यूजन। फिगर बनानी इसकी इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो भी इससे रेलिवेंट है। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया तो अगला समझना कोई मुश्किल नहीं है। और इसमें और इस टॉपिक में डिफ्यूजन में और अगला टॉपिक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये क्या है? डिफ्यूजन है। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? देखिए, नाम से ही ज़ाहिर है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे डिफ्यूजन जिसको कोई मॉलिक्यूल या कोई चीज़ फैसिलिटेट करे, ऐसी डिफ्यूजन जो किसी चीज़ की मदद से होती है। देखें, डिफ्यूजन जो है, इसके डिफ्यूजन प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी, या किसी ने भी सेल के किसी पार्ट ने सेल की कोई हेल्प नहीं की डिफ्यूजन करने के लिए, बल्कि हमेशा जो है डिफ्यूजन जो है वो विदाउट एनर्जी होती है। एनर्जी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा मॉलिक्यूल्स, कुदरत का कानून है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ ही जाता है। अब आप देखें, अगर डिफ्यूजन की हम डेली लाइफ में एग्जांपल्स लें तो आपकी जो घर के छतों पर जो टैंक होता है, पानी वाली टैंकी जो है, उसके अंदर पानी ज़्यादा है, लेकिन जब आप टैप ओपन करते हैं, टूटी खोलते हैं पानी की, तो पानी जो है उस टैंकी से उस टैप में आता है। तो इसके लिए आपको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ी, बल्कि ये ग्रेविटी की वजह से हुआ है। ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ वाटर ने मूव किया। इसी तरह बॉयज़ जो है बाइक्स चलाते हैं, कार चलाते हैं। बाइक्स और कार के जो टायर्स हैं, अब देखें, टायर के अंदर हवा ज़्यादा प्रेशर से भरी हुई है, बाहर हवा का प्रेशर कम है। जैसे ही उस टायर को पंक्चर किया जाए, उसके अंदर कील वगैरह लगता है तो वो पंचर हो जाता है, रप्चर हो जाती है स्किन की जो रबड़ है वहाँ पर। तो कैसे तेज़ी से हवा वहाँ से मूव करती है, और ये जब तेज़ी से हवा वहाँ से मूव करेगी, टायर के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर कम कंसंट्रेशन है, तब तक जो है एयर के, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जब तक दोनों तरफ, यानी टायर के अंदर हवा का प्रेशर और टायर से बाहर एनवायरनमेंट में हवा का प्रेशर जो है वो सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये तो थी डिफ्यूजन की कोई डेली लाइफ एग्जांपल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नाम से जाहिर है ऐसे डिफ्यूजन जिसकी कोई हेल्प करे, यानी हेल्प की वजह से हो। और कौन हेल्प करता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की मदद से होने वाली डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। प्रोटीन्स की मदद से होने वाली डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो साइज में बड़े हैं और इसके अलावा उन पर कोई चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव नहीं कर सकते इनटू सेल एंड आउटसाइड फ्रॉम सेल। सेल से बाहर वो आराम से नहीं जा सकते, या सेल के अंदर वो आराम से नहीं आ सकते, बल्कि प्रोटीन्स की मदद से, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से उनकी मूवमेंट होती है। अब देखिए, ये फिगर बनाई थी, इसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर सिर्फ मैं प्रोटीन बना देता हूँ। ये क्या है? प्रोटीन है, सिंपल। अब प्रोटीन्स की वजह से क्या है? मूवमेंट होगी। ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं? 1 2 3, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? जो है ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो 2 टॉपिक पढ़े हैं हमने, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और आगे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसकी वजह से सेल के अंदर मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। तो ये हमारे आज के टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं वो मार्क करवा देता हूँ, और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसका भी आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 68 पर आएंगे तमाम स्टूडेंट्स। सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये एक्सटेंसिव है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मार्क करवा देता हूँ। फर्स्ट लाइन देखें, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास विद डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये स्मॉलेस्ट सेल MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है।
फिर क्या है, द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड एग एंड लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीमिटीज। ये बल्किएस्ट सेल कौन सा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो ये पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल और कौन सा है और लार्जेस्ट सेल कौन सा है। अब जो लार्जेस्ट सेल है, बड़ा सेल है, वो क्यों बड़ा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आ सकता है वाई बर्ड एग सेल आर, वाई एग्स आर बल्की, सिंपल। बर्ड्स, सेकेंड पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ। बर्ड एग्स आर बल्की बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो है क्वेश्चन बता दिया, आंसर यहाँ तक बनेगा। अच्छा, इसी पैराग्राफ के अंदर आरबीसी का साइज दिया गया है, वो लेक्चर के दौरान भी मैंने आपको बताया था, वो है 8 माइक्रोमीटर। तो ये लाजमी याद रखना है कि आरबीसी का साइज़ कितना है। एक्सटेंसिव हो गया, फिगर भी कंपलसरी होगी जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, ये आर्टिकल हो गया। और इसमें जो है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन दी हुई है वो यहाँ से करनी है, यहाँ से कर ले। सेल मेम्ब्रेन में भी दी हुई है, वहाँ से करनी है, वहाँ से कर लें। यहाँ से चले मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। वी नो डैट, ये काट दें। वी नो डैट सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से स्टार्ट करें। सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू मोस्ट बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल, दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन है। इस पैराग्राफ को अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद हम डिफीजन देखते हैं। डिफीजन की डेफिनेशन 2 लाइन्स हैं, पहली जो 2 लाइन्स हैं, और सेकंड पैराग्राफ डिफीजन कैसे होती है, और थर्ड पैराग्राफ डिफीजन इज वन प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट। ये जो है ये इम्पोर्टेंस है, डिफीजन की अहमियत क्या है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है वो कहता है कि डिफीजन जो है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, एक किस्म है डिफीजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफीजन है। फैसिलिटेटेड डिफीजन की डेफिनेशन आप थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन moves a substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. The rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion. Facilitated diffusion का जो रेट है वो ज़्यादा है सिंपल डिफ्यूजन यानी आम डिफ्यूजन से। तो ये भी क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए भी एनर्जी नहीं देनी पड़ी। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, आपको फिगर नज़र आ रही होगी ऑस्मोसिस से ऊपर। अब ये डिफीजन और फैसिलिटेटेड डिफीजन दोनों की जो है फिगर है। जब डिफीजन लॉन्ग आ जाए तो आप जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को ना बनाइएगा, और जब फैसिलिटेटेड डिफीजन का वो थोड़ा डिटेल में पूछ ले तब आप ये डिफीजन का जो पोर्शन है, फिगर ये जो एरो सा दिया हुआ है, और डिफीजन का जो एरो दिया है इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल्स बने हैं, नीचे भी मॉलिक्यूल्स बने हैं, इसको आप ना बनाइएगा। डिफीजन और फैसिलिटेटेड डिफीजन जब एक्सटेंसिव में आएगा आपको फिगर बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स यही आपकी डायरी होगी, सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो और डिफीजन एंड फैसिलिटेटेड डिफीजन। अब मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।